स्टार्ट। तो आज हम लोग फाइनली शुरू किए हैं कैंसल सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए इसकी थोड़ी बहुत जो चर्चा, नोट्स वगैरह बाद में रखिए, इधर देखिए, चीज़ों को पहले सुनिए। लेक्चर सुनना ज़्यादा जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कैसे रटवाना है, वो मेरे पास है। देखिए अभी तक जो हम लोग चर्चा किए थे प्रधानमंत्री में या राष्ट्रपति में या साइड रखिए या सेंटर की जो हम लोग कार्यपालिका देख रहे थे, चीज़ों को देखिए, याद करना मटेरियल आपके पास है, ये बड़ी बात नहीं है, चीज़ों को समझना थोड़ा सा जरूरी होता है। अब जब सेंटर की कार्यपालिका हमने शुरू किया था तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। कार्यपालिका से मोटा मोटी हमने ये बताने का प्रयास किया कि सरकार है ना, जैसे कार्य करने वाली, तो सरकार। इसमें देखिए अभी तक आप देखते होंगे, जैसे उस दिन हमने चर्चा किया था, बताया था कि सबसे ऊपर में होता है राष्ट्रपति, सबसे ऊपर होता है संविधान जो अधिकार देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के पास बहुत सारा कार्य है। जितने कार्य की हमने चर्चा किया था उस दिन, राष्ट्रपति के पास बहुत सारा कार्य है और वो कार्य करने का एक सिस्टम, वो कार्य एक सिस्टमैटिक ढंग से होता है। अब जैसे हम ही अकेला कहेंगे, जैसे यहाँ कोचिंग चलता है, चीज़ों को पहले समझिए आराम से, क्योंकि फाउंडेशन आप लोग बच्चे हैं, यहाँ कोचिंग चलता है, तो हम कहेंगे कि कोचिंग का सर्वे सर्वा हम है और सारा काम हम ही कर लेंगे, पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, मान लिया सबसे ऊपर हम है, जैसे यहाँ पे भी सबसे ऑनर होंगे कोई, जैसे ये तो निःशुल्क एक जो है समाज सेवा है, या कोई भी अगर कोई कमर्शियल कोचिंग हुआ तो वहाँ पे मेन उसका डायरेक्टर होता है। फिर क्या करता है डायरेक्टर, एक टीम बनाता है ना, टीम बनाता है। टीम कई प्रकार का होता है, एक होता है फैकल्टीज टीम जो बच्चों को पढ़ाता है, दूसरा होता है मैनेजमेंट टीम जो रूटीन शूटीन सारा चीज़ मैनेज करने का प्रयास करता है, तीसरा हो सकता है एडवर्टीजमेंट टीम होगा जिसका काम होगा हमेशा क्या करना, एडवर्टाइज करना, प्रचार प्रसार करना, चौथा हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने वाला या साफ सफाई करने वाला टीम होगा, ऐसा हो सकता है। पांचवा एक और टीम भी हो सकता है जो मटेरियल पे काम करे, है ना, मटेरियल वगैरह। तो इस तरह का सब क्या है, जैसे हमने 5 की चर्चा किया तो 5 प्रकार का टीम बनाया। अच्छा एक चीज समझिए, एक टीम में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन कोई ना कोई एक हेड तो होगा, है ना। एक टीम जब काम करती है तो कोई ना कोई, पहले सुनिए, आप एकदम आए लिखना शुरू कर देते, कोई ना कोई एक काम करता होगा, सबसे हेड होगा, उसके नीचे सेकंड होगा, वरिष्ठ, धीरे 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 ऐसा चलता होगा। सेम चीजें बस वैसे समझिए। और ये पूरा सिस्टम जब एक साथ काम करता है तो सबसे ऊपर जो लीड करने वाला व्यक्ति होता है वो होता है डायरेक्टर, कोचिंग का डायरेक्टर। बस ऐसा ही समझिए, ये देश एक कोचिंग है, ठीक है, ये देश क्या है, एक कोचिंग है। अब एक कोचिंग चूंकि छोटी चीज है, एक छोटी संस्था है, तो उसको चलाने के लिए बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़े एक लार्ज संख्या में लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है। 5 टीम की हमने चर्चा किया, 5 टीम से काम चल जाएगा, इससे ज्यादा और विशेष वैसा जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात देश चलाने की आए तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का काम है। अच्छा, देश चलाना मतलब क्या, लोगों का कल्याण करना। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान में इस बात की चर्चा है। संविधान जब पूरा पढ़ लीजिएगा, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार पढ़ने से आपको पता चल गया होगा संविधान का मूल उद्देश्य, नहीं मानिएगा, पेन साइड कीजिए आप, या तो पीछे बैठिएगा आज से, कल से। कहाँ थे? यही इसलिए हम बार बार बोलते हैं, फेंक कैसे करके मारेंगे आपके, ठीक है, भूल गए हम। हाँ, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी जब आप पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता चल गया होगा, संविधान लोगों को एक तरीके से अधिकार भी देता है, उसको कल्याण करने की ही बात करता है, और पूरा संविधान इसी के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे सरकार का, जैसे हमने क्रियान्वयन में पढ़ाया था डीपीएसपी में, सरकार लगभग जितनी भी योजनाएं चला रही है वो सब कहीं ना कहीं पूरा डीपीएसपी के आसपास ही घूम रहा है। डीपीएसपी में जितने प्रकार के कल्याण की बात की गई है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे महिला से संबंधित हो, चाहे विकलांग से संबंधित हो, चाहे कमजोर से संबंधित हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, सबके लिए सरकार कोई ना कोई योजना चला रही है। अब वो कहाँ से निर्देशित है, तो डीपीएसपी से निर्देशित है ना।
तो देश चलाने का मतलब क्या, परिवार चलाने का मतलब क्या, परिवार चलाने का मतलब ये हुआ कि आपके परिवार में सब सुखी सुखी रहे। आपके परिवार के जो हेड होते हैं, हमारे परिवार के जो हेड होते हैं, उनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है कि हम इतना अर्जन करें, इस तरीके से परिवार चलाएं कि सब खुशी खुशी अपना जिंदगी जिए। ऐसा है ना उसका उद्देश्य होता है। कहीं ना कहीं देश चलाने के पीछे भी सरकार का उद्देश्य क्या होता है कि जो गरीब हैं, जिसके पास प्रॉब्लम्स है, विभिन्न प्रकार की चीजें, यानी सभी तरीके से उसका क्या हो, कल्याण हो, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, राजनीतिक तरीके से हो, नैतिक तरीके से, यह उद्देश्य रहता है। तो ये कल्याण करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया वाइज बांटा गया है। जैसे लोगों की अगर सुरक्षा की बात हमको करना है तो उसके लिए हमने एक मंत्रालय बना दिया, सबको मंत्रालय वाइज बांटा गया, विभाग वाइज बांटा गया, तो हो गया गृह मंत्रालय। इसमें आपकी सुरक्षा से संबंधित पूरा कार्य इसी के अंतर्गत आए। लोगों का हेल्थ का ख्याल रखना है, स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, लोगों के हेल्थ से संबंधित सारा कार्य इसी में होगा। कृषि एग्रीकल्चर पर ध्यान देना है तो कृषि मंत्रालय या विभाग। खेल पर स्पोर्ट्स भी जरूरी है तो स्पोर्ट्स के लिए अलग से मंत्रालय या विभाग बनाया गया ना। साइंस टेक भी जरूरी है ना, साइंस टेक जरूरी है तो साइंस टेक से रिलेटेड अलग से विभाग बनाया गया। पंचायती राज को डेवलप करना है, चूंकि गांव है तो पंचायती राज मंत्रालय विभाग अलग से बना दिया गया। इसी तरीके से पैसा कौड़ी से संबंधित जितना मामला है, वित्त मंत्रालय अलग से बना दिया गया। हमारे कल्चर को भी बना करके रखना है, क्योंकि हमारा कल्चर बहुत जरूरी है, तो संस्कृति मंत्रालय अलग से बना दिया गया, है ना। तो ये क्या है, ये अलग अलग, जैसे हमने क्या कहा, ये टीम बनाया गया। कोचिंग चलाने के लिए इस तरह से 5 टीम की जरूरत होता है, उसी तरीके से ये टीम बनाया गया। आप जस्ट लाइक मंत्रालय और विभाग को एक टीम समझिए, ठीक है, पहले चीजों को समझिए। और तो अब जो टीम होता है तो उस टीम में एक हेड होगा, है ना। तो हमने यहां बताया था कि उस टीम में 2 हेड होता है। जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जैसे वित्त मंत्रालय का हमने चर्चा किया, तो मेनली रूप से 2 हेड होता है। एक जो काफी जानकार व्यक्ति होता है, बहुत ही ज्यादा, और एक वो भी ऐसा नहीं कि जानकार नहीं होता है, लेकिन हमारे यहां जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र स्थापित, हमारा सिस्टम लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का सरकार, जनता का सरकार, जनता का शासन। अर्थात जनता डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली क्या हो, गवर्नमेंट में शामिल हो, और हम जिस व्यक्ति को चुनते हैं वही व्यक्ति वहां गवर्नमेंट में शामिल होता है। तो 2 कौन होता है, तो हमने जैसे एक सिंपली एग्जांपल लिया था वित्त मंत्रालय का, तो वित्त मंत्रालय में 2 हेड होता है मेनली रूप से। एक होता है अस्थायी, जिसको बार बार हम चर्चा करते हैं, नेता लीडर लोग जो चुन करके जाते हैं, तो मंत्री होते हैं वो। तो वित्त मंत्री हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण। तो एक होता है अस्थायी, जो 5 साल के लिए फिक्स है, वो भी इसका फिक्स टाइम नहीं है। लोकसभा में, प्रधानमंत्री में हमने बताया कि लोकसभा में जब तक उसकी बहुमत है, सरकार है, और लोकसभा में बहुमत खत्म, प्रधानमंत्री खत्म, और एक बार जब प्रधानमंत्री खत्म तो सारा मंत्री परिषद खत्म, बताया था ना। तो एक तो होता है किसी भी टीम का, जो हम टीम की चर्चा कर रहे हैं, उस टीम का कौन सबसे हेड, मंत्री। इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी, क्योंकि ये सिस्टमैटिक नहीं हो, ये पूरी तरीके से निश्चित नहीं होता है कि इसका कार्यकाल कितना होगा। इसकी निश्चितता निर्भर करता है लोकसभा पर, लोकसभा में उसका बहुमत कब तक है। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है अस्थायी, और वो होता है उस विभाग का, उस टीम का क्या सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, जिसको कहा जाता है सचिव। जैसे वित्त सचिव, क्या वित्त सचिव, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है सरकार, सरकार का एक व्यक्ति, ये भी सरकार, हमने चर्चा किया था सचिव से जहां जिस भी अधिकारी के ऊपर के पद के नीचे सचिव लगना शुरू होता है, वहां से सरकार की शुरुआत होती है। तो किसी भी टीम का, जो हमने टीम विभिन्न प्रकार का टीम बांटा, उस टीम का 2 हेड होता है, एक मंत्री अस्थायी, और एक कौन, मतलब एक का होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, और दूसरा एग्जाम पास करके जाता है, समझ रहे हैं। और इसी के अंतर इस टीम का पूरा नीचे तक का टीम का मेंबर होता है। अब टीम का मेंबर क्या, अब इस मंत्री के नीचे, सचिव के नीचे विभिन्न प्रकार का सचिव, प्रधान सचिव, फलना सचिव, चिलना सचिव, फिर आईएएस, फिर नीचे 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 एकदम प्यून तक का जो वित्त मंत्रालय का होगा,
एलडीसी, यूडीसी, उडीसी सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ऐसे इतना टीम हमारे पास है जो जनता के कल्याण के लिए जितना हमें महसूस होता है, जितना संसद को महसूस होता है, उतना लगातार टीम बढ़ रहा है। जैसे अगर हम सेंटर की बात करें तो पूरा विभाग और मंत्रालय बना करके लगभग 74 विभाग। अभी हम बिहार सरकार की बात करें तो हाल ही में एक नया खेल विभाग बना तो 45 विभाग हुआ। अब देखिए, तो वित्त विभाग, खेल विभाग, खेल मंत्रालय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौन कौन हो गया, पंचायती राज, नगर विकास, समाज कल्याण, रक्षा और क्या क्या हुआ, मतलब जो भी इस तरह का है। तो इस तरह का बहुत सारा विभाग है कि नहीं? चीजों को समझिए, बहुत सारे विभाग है, बहुत सारा मंत्रालय है। अब क्या किया गया, प्रत्येक विभाग या मंत्रालय की हम बात कर रहे हैं तो इसका 2 हेड हो गया मेनली रूप से। एक कौन, इसका मंत्री और दूसरा मंत्री और दूसरा सचिव। इसका भी मंत्री, इसका भी सचिव, इसका भी मंत्री, इसका भी सचिव। ठीक है। अब देखिए, संविधान ने अधिकार दिया मेनली रूप से किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है, हाँ, सबको जरूर देख सकता है वो, है ना, सब पे वो नजर जरूर रख सकता है। तो राष्ट्रपति को कार्यों में हेल्प करने के लिए याद कीजिए आर्टिकल 74, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए एक सिस्टम होगा, एक सिस्टम होगा। और उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, मतलब राष्ट्रपति को उसको कार्यों में हेल्प करने के लिए ही क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और चूंकि ये मंत्री परिषद कई अलग अलग विभाग मंत्रालय में बंटा होता है, और इन सारे विभागों का, जैसे वित्त मंत्रालय का सबसे हेड वित्त मंत्री और वित्त सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय का सबसे हेड स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव, और इन सभी में से सबका हेड जो होता है, जो सब पे नियंत्रण करता है, सबको मॉनिटरिंग करता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, यानी मंत्री परिषद में, इसलिए याद कीजिए हमने बताया था ना कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के रूप। अब देखिए, ये सारे विभाग का अंतिम रूप से जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऐसे ही क्या करता है, पूरा ये सिस्टम काम करता है हमारे यहाँ, ऐसे ही पूरा सिस्टम हमारे यहाँ काम करता है। अर्थात हम कह सकते हैं आर्टिकल 74 में संविधान ने अधिकार दिया किसको, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को उसके कार्यों में, राष्ट्रपति का कितना कार्य था याद कीजिए, पढ़े ना, कार्यकारी, विधायी, फलना चिलना, 7-8 कार्य था। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और तो और आर्टिकल 75 में इस बात की चर्चा था कि इन सब की नियुक्ति, मतलब हमारे अंडर कोई काम करेगा, मोटा मोटी समझिए, हमारे अंडर कोई काम करेगा तो उसकी नियुक्ति भी तो हम ही ना करेंगे। अब राष्ट्रपति के कार्यों में हेल्प करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, यानी मंत्री परिषद क्या, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को मिला करके हम कह सकते हैं मंत्री परिषद। तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, यही प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और वही प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति सबको क्या करेंगे। तो यही होता है पूरा का पूरा सिस्टम, मंत्री परिषद। जिस तरीके से हमने क्या बताया, एक कोचिंग तो एक हमारा देश, कोचिंग का हेड सबसे ऊपर डायरेक्टर, तो यहाँ राष्ट्रपति। कोचिंग चलाने के लिए क्या क्या कितना प्रकार की टीम की जरूरत होता है, तो यही देश चलाने के लिए कितना प्रकार की टीम की जरूरत होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने दिया वो समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए इसमें हम क्या जानेंगे, तो थोड़ा थोड़ा इसका कार्य समझने का प्रयास करेंगे। इसी में थोड़ा सा मंत्री परिषद का प्रकार, इसमें सारा, इस मंत्री में हम बता देते हैं, मंत्री परिषद में सारे प्रकार के सभी मंत्री शामिल होगा, चाहे बड़का मंत्री हो चाहे छोटका मंत्री हो। लेकिन हम लोग धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे, बड़का मंत्री कौन होता है, तो मंझलका कौन होता है, छोटका कौन होता है। तो बड़का मंझलका छोटका में ही नहीं कि आगे जन्म लिया पीछे जन्म लिया, पावर है ना। जैसे सबसे सुपर पावर इसमें हेड कौन है, प्रधानमंत्री।
उसके बाद जो आएगा उसको हम लोग नाम देंगे कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। उसके बाद आएगा दो प्रकार का राज्य मंत्री आता है, एक स्वतंत्र प्रभार का, एक स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है उप मंत्री, उसके बाद एक संसदीय सचिव आता है। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और पानी थोड़ा लाइए। तो देखिए, तो मंत्री परिषद में हम लोग मेनली रूप से देखते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद में क्या क्या पढ़ेंगे। इसको मिटाएं। देखिए भूमिका, तो भूमिका में आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी, दो अनुच्छेद आपको यहां पे याद रखना पड़ेगा, एक आर्टिकल 74 और एक आर्टिकल 75, जो आप बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 74 में क्या कहा गया, आर्टिकल 74 में ही पहली बार एक वर्ड यूज किया गया, और वो वर्ड कौन सा था, क्या, मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 परिषद, आर्टिकल 74 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को उसको कार्यों में हेल्प करने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगा, और उसका हेड कौन होगा, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आर्टिकल 75 में इस बात की चर्चा किया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री के सलाह से जितने भी अन्य मंत्री हैं, जितने भी अन्य मंत्री हैं, उन सब की नियुक्ति भी कौन करेगा, और सिर्फ नियुक्ति ही नहीं करेगा बल्कि उसके बीच विभागों का बंटवारा भी करेगा, और जरूरत पड़ने पे उसे हटाएगा भी। ये दोनों चर्चा है। अब देखिए भारत के संदर्भ में देखते हैं, हमने कहा यहां पे संसदीय शासन व्यवस्था लागू किया गया, और दो प्रकार का संसदीय शासन व्यवस्था होता है, एक अध्यक्षात्मक और एक जो हमारे यहाँ है। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो प्रधान होता है, मतलब संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो मेन प्रधान हमारे यहाँ, संवैधानिक प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है ना, लेकिन वास्तविक प्रधान अगर देखा जाए तो वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ देखिए दो तरीके की बातें होती है कि पहले क्या होता था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री में हमने बताया था इंदिरा का कार्य, बताया था ना कि इंदिरा के समय में, इंदिरा गांधी के समय में जब लागू किया गया था इमरजेंसी, तो उसके बाद और उससे पहले इमरजेंसी, इस समय, उस समय जब लागू किया गया था तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जितना संविधान में अधिकार दिया गया है उस अधिकार से ज्यादा उसने अपने अधिकार का यूज किया, और कहीं ना कहीं वो संवैधानिक रूप से सही नहीं था, और उसका आधार हमने समझने का प्रयास किया इमरजेंसी। लेकिन इमरजेंसी के बाद क्या किया गया, कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगाने की जो प्रक्रिया है, विभिन्न प्रकार का कारण है, किस कंडीशन है, उसको चेंज किया गया, और वो मोरारजी देसाई के समय 77 में और 78 में आया था 44वां संविधान संशोधन, मतलब 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने करवाई थी। कुछ पॉजिटिव था तो कुछ बहुत नेगेटिव था, जबकि 78 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई ने उसके जो इनलीगल या गलत या कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही नहीं था उसके बातों को काटने का प्रयास किया। उसी में से एक बात आता है, जैसे कई बार हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में भी चर्चा किया कि जब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के माध्यम से जाता है और वो उसको पुनर्विचार के लिए भेजता है, राष्ट्रपति के पास था ना 3 कंडीशन, क्या क्या, स्वीकृति देगा, स्वीकृति के लिए रख लेगा और पुनर्विचार के लिए भेजेगा, यही 3 कंडीशन था ना। राज्यपाल के पास 4 था, तो 3 कंडीशन में जो तीसरा कंडीशन था पुनर्विचार की बात, तो क्या पुनर्विचार के लिए जब भेजता है तो 44वां संविधान संशोधन में यह भी था कि एक बार पुनर्विचार के बाद आ जाएगा तो बाध्य हो जाएगा, है ना, बाध्य हो जाएगा। लेकिन याद कीजिए आपने, हमने बताया था कि अगर ऐसा कोई कंडीशन आए, अनुच्छेद 13 का आप सेकेंड में जाइए, कि कोई ऐसा विधि बने जिससे कि मौलिक अधिकार या केशवानंद भारती आने से पहले या केशवानंद भारती आने के बाद कोई भी ऐसा विधि, मान लिया जाए अभी भी बन करके आता है, और ऐसा विधि से कहीं ना कहीं संविधान का मूल ढांचा, जैसे पहले तो मूल ढांचा नहीं था, पहले ऐसा कोई विधि बनकर के और मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है, तो क्या उस विधि को न्यायालय क्या करेगी,
खारिज करता था। यहां पे इस कंडीशन को ये किया गया, केशवानंद भारती के बाद अगर छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा विधि जो एक बार पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वैसा विधि को, उस विधि को या उस विधेयक को या उस कानून को हम क्या नहीं कर सकते, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार ये देखा गया कि सर एक बार जब पुनर्विचार के लिए चीजें जाता है तो राष्ट्रपति बाध्य क्यों हो जाता है, तो उसको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। मूल्य रूप से यही 74, इसकी भूमिका में 74 और 75 को आपको देखना है, जो आपने पहले ऑलरेडी कई बार इस चीजों को सुना होगा। अब देखिए यहां मंत्रिपरिषद के जब कार्य की चर्चा करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आर्टिकल 75 में अनुच्छेद, और यहां से क्वेश्चन पूछता है, आर्टिकल 75 में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं है ना, आर्टिकल 75 में सिर्फ इस बात की चर्चा नहीं है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पहला तो यह चर्चा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भाई, तो प्रेसिडेंट करेगा और उसके बीच विभागों का बंटवारा करेगा। एक और महत्वपूर्ण जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, पहले देखिए क्या होता, सिचुएशन क्या होता था। 1950 से लेकर के 1977 तक कांग्रेस की सरकार थी। 2 साल के लिए गैर कांग्रेस की सरकार बनी। याद कीजिए पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, कौन? भूल गए? प्रधानमंत्री में पढ़ा है ना, पहली बार ऐसा कोई मंत्री जो गैर कांग्रेसी था, कांग्रेस का नहीं था, और 5 साल पूरा किया था, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 1999 से 2004 तक। अब समझ लीजिए कि 1950 में भारत आजाद हुआ, 1947 के बाद 51 में पहला, 52 में चुनाव हुआ, 51-52 में, और वहां से लेकर के लगभग 50 साल तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी नहीं हुआ। इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इतना साल तक कांग्रेस का एक छत्र राज था, एक छत्र राज था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ था, सिचुएशन बदल रहा था। देखिए पहले क्या था कि 50 में जब हम आजाद हुए तो सेंटर में भी कांग्रेस, एक ही पार्टी थी, एक ही पार्टी था ना। भारत को आजाद कौन कराया? कांग्रेस। कोई और पार्टी था? नहीं था। सेंटर में भी था कांग्रेस और राज्य में भी था कांग्रेस। तो इसको हराने या हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा काल के बाद, मतलब 1970 के बाद से कुछ ऐसा सिचुएशन बनना शुरू हुआ कि राज्य में सरकारें बदलने लगी। राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं आने लगा, वहां में गठबंधन की सरकार आई और धीरे धीरे 90 तक जाते जाते ये गठबंधन की सरकार सेंटर में भी पहुंच गई। ठीक है। अब देखिए जब सेंटर में वो पहुंचा तो हुआ क्या, एक पार्टी की सरकार तो है नहीं। जैसे सिंपली आपको हम एग्जांपल देते हैं, अभी इंडिया अपोजिशन में है ना, इंडिया कितनी पार्टियां हैं इसमें? 30+ पार्टियां हैं, 30+ पार्टियां हैं। अगर ये सरकार में आ जाए 2024 में जो चुनाव होने वाला है, मतलब इसी साल 2 महीना बाद, उसमें ये सरकार में आ जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तो प्रधानमंत्री होगा, बाकी मंत्री कितना होगा? 50% छोड़िए, मंत्री कितना होगा? सिर्फ एक ही पार्टी का अगर सरकार होता तो हो सकता था जितना जरूरत है मंत्री का उतना होता, जितना जरूरत है उतना, 20, 25, 30। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मंत्री के पास एक से ज्यादा अतिरिक्त प्रभार होता है, मंत्रालय का होता है। लेकिन जब ज्यादा पार्टी मिला करके गठबंधन की सरकार जब बनती है तो हर एक पार्टी कहती है कि नहीं, हमको मंत्री पद चाहिए ही चाहिए, हमको मंत्री पद चाहिए ही चाहिए। और ऐसा में होता क्या था, राज्य में भी और केंद्र में भी, जहां एक्चुअल में मंत्री का संख्या होना चाहिए 50, वहां बढ़ जाता था 60, वहां बढ़ जाता था 70, जहां होना चाहिए 20 वहां हो जाता था 30, वहां हो जाता था 40। क्यों? क्योंकि गठबंधन मिलकर के सब लोग चुनाव लड़ा और जहां जरूरत नहीं भी है वहां पे। क्यों? अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, हमको छोड़ करके चला जाएगा। नहीं देंगे उसको मंत्री पद तो क्या करेगा, हमको छोड़ के चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होने लगा
धीरे 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 मंत्रियों की संख्या बढ़ने लगी, मंत्री परिषद का आकार बढ़ने लगा। और एक मंत्री का अगर संख्या ज्यादा होता है तो खर्च कितना ज्यादा होता है, मंत्री को विभिन्न प्रकार की सुविधा, विभिन्न प्रकार का आवास, ये सब तमाम, यह वो बहुत सारा चीज दिया जाता है, किया जाता है। तब फिर क्या किया गया, एक संविधान संशोधन किया गया। और वो संविधान संशोधन क्यों में था, 91 में। कब हुआ ये, 2003, 91वां संविधान संशोधन 2000, अच्छा 23 लिख दी, 2003। इसमें क्या किया गया कि किसी भी पार्टी, चाहे कोई एक पार्टी का सरकार हो, चाहे गठबंधन का सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मंत्री परिषद की संख्या टोटल सदस्य का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% मतलब क्या, जैसे लोकसभा, सेंटर में गवर्नमेंट बनता है लोकसभा में बहुमत के आधार पे, तो लोकसभा में सीट कितना है, 543। तो 543 का 15% कितना होता है, निकालिए, लगभग कितना होता है जी, नहीं आता है, हमको तो नहीं आता है काटने, 82 पॉइंट कुछ कुछ, अच्छा 81 पॉइंट कुछ कुछ। तो मंत्री पॉइंट में नहीं होता है, कोई भी मंत्री आदमी पूरा होता है, आधा नहीं होता है। तो यानी कि एक चीज तो अब फिक्स हो गया, चाहे आप 35 को राजनीतिक दल मिलकर के चुनाव जीतिए, चाहे 45 को राजनीतिक दल बनकर के चुनाव जीतिए, मैक्सिमम मंत्री की संख्या कितना होगा। और ये सेंटर में तो थोड़ा बहुत सही भी होता था, राज्य में बड़ा गड़बड़ होता था, है ना। राज्य में क्या होता, जो एक को, जैसे कि अब सिंपल एग्जांपल देखिए, वर्तमान में बिहार में जो स्थिति है, जो 2020 में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा का, उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं, मात्र एक, 243 सीट है ना, 243 में से एक सीट जो निर्विरोध चुना, निर्विरोध कहते हैं क्या, बिना निर्दलीय चुना गया। कौन है, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं औरंगाबाद से नहीं है, हमारे यहां जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से सुमित सिंह, निर्दलीय वो खड़ा हुआ और वो जीता महज कुछ वोटों से, एक व्यक्ति थे और वो साइंस टेक मंत्री बन गया, एक व्यक्ति था, है ना। क्यों, क्योंकि जब कांटे की टक्कर थी तो ऐसा ही परिस्थिति हुआ। और खरीदना फरोखना अभी ऑन कैमरा है, लास्ट में मैं बताऊंगा, अभी कुछ एक सिचुएशन का चर्चा करेंगे हम, हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है। होता क्या है यहाँ पे, जब 243 है तो यहाँ 243 है तो कम से कम कितना चाहिए, 122, है ना। मान लिया जाए 120 आपके पास, 121 आपके पास और 121 आपके पास, कितना हो गया, चलिए 121 एक इधर एक पक्ष और 121 एक पक्ष, और एक निर्दलीय खड़ा है सुमित सिंह। अब बताइए वो कितना ले सकता है, कितना दे सकता है। अब उससे बड़ा कोई होगा कि अकेला, कोई पार्टी का नहीं है, अकेला जीत करके मंत्री बन गया, तो बोले जो हमको मंत्री बना देगा उसके तरफ हम चले जाएंगे, है ना। तो ठीक है, जिधर उसको मिला मंत्री बन गया। कहने का मतलब है कि मंत्री की संख्या ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ये लाया गया 91वां संविधान संशोधन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 91वां 2003 में लाया गया और इसमें यह व्यवस्था किया गया कि किसी भी कीमत पर मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या कितना से अधिक नहीं हो सकता, कितना से अधिक नहीं हो सकता है, 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो आप 15% निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट, तो पहला हो गया जो हमने कई बार पहले चर्चा किया, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। दूसरा, ये महत्वपूर्ण चीजें याद रखना, ये सारा 75 में बंद है। दूसरा क्या था, किसी भी कीमत पे, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है, 15% से अधिक। केमा संविधान संशोधन द्वारा, कब, 2003। दूसरा देखिए क्या होता है,
अच्छा, गठबंधन की सरकार अभी समझ रहे हैं। गठबंधन की सरकार मतलब क्या होता है? देखिए, सरकार बनाने के उद्देश्य से गठबंधन मतलब क्या होता है? सरकार, ये सब मेंस में चर्चा होगी। सरकार बनाने के उद्देश्य से जब दो या एक तो नहीं होगा, एक व्यक्ति कोई गठबंधन करता है नहीं। सरकार बनाने के उद्देश्य से जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ खड़े होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? गठबंधन कहा जाता है। दो प्रकार का गठबंधन होता है, एक चुनाव से पहले और एक चुनाव के बाद। चुनाव से पहले जो गठबंधन होता है वो थोड़ा मजबूत माना जाता है। जैसे सिलेक्शन से पहले गठबंधन मजबूत और एक सिलेक्शन के बाद गठबंधन कमजोर होता है ना। अब चुनाव से पहले जो गठबंधन जैसे इस बार का है, चुनाव के बाद गठबंधन क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य होता है सरकार बनाना। और जैसे यहाँ पे हमने चर्चा किया सुमित सिंह का या फिर जिनका, तो ये चुनाव के बाद था, उसको फिक्स था। वो कहेगा अच्छा हम दिए साइंस टेक मंत्री, दूसरा वाला कहेगा हम तुमको कैबिनेट में ये भी तो कैबिनेट ही है लेकिन हमको वित्त मंत्री बनाएंगे, छोड़ के इधर आ जाएगा। ऐसा होता है ना। गठबंधन वाला इशू बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। आपको पता होगा कि चाहे वो आप महाराष्ट्र में देखिए होता क्या है, थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे एक राजनीतिक पार्टी है और उसके पास मान लीजिए 50-100 सीट है ना, 100 सीट है और 100 पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे जेडीयू है और 122 है ना, 100 है, छोड़िए 100, हम 150 कर देते हैं। चीज़ों को थोड़ा समझिए, ये सब चीज़ आपको समझना जरूरी होता है। जैसे यहाँ टोटल सीट कितना है? 243 है, 150 पे जेडीयू है, ठीक है, तो बाकी कितना बच गया? हाँ, तो इसमें जो भी है, जितना लोग जो भी है, अच्छा 93 बचेगा। चलिए, इसमें जितना लोग है, अब 150 लोग इसके पास है। अब इसमें क्या हो कि सब कुछ अपने आप को नीतीश कुमार ही समझे कि जो भी हूं मैं ही हूं, बाकी वो किसी का बात ना माने, किसी का कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है। जब इसके गुट में अगर आपसी मतभेद होना शुरू हो गया ना, तो एक प्रोविजन हमारे यहां है, दल बदल अधिनियम। दल बदल अधिनियम में क्या होता है कि 150 का 2/3 कितना होता है? 150 का 2/3। अगर 150 का 2/3 जो कि कितना होता है? 100, एक साथ जेडीयू से निकल करके कहीं दूसरे जगह चला जाए तो इसकी सरकार क्या होगी? ये गिर जाएगी और इसमें जो होगा ये दोनों मिल करके फिर बनाएगा। और 100, 2/3 कितना? 100 हुआ। और अगर इसमें से मात्र एक भी कम हुआ, जैसे 99 भी हो गया और एक कम हुआ, तो इन सब की सदस्यता क्या हो जाएगी? रद्द हो जाएगी। समझे? नहीं समझे? ईमानदारी से बताइए कितने लोग समझे? बाकी लोग नहीं समझे। जैसे वहां क्या हुआ था, एग्जाम्पल बताते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी वाला मैटर था ना, दूसरा एकनाथ शिंदे, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी है उसका मेन जो हेड था वो था उद्धव ठाकरे के पिताजी। क्या नाम था उसके? बाला साहब ठाकरे। बड़ा बाला साहब ठाकरे, मतलब आप देख सकते हो, उस पर एपिसोड बना हुआ है कई, देख सकते हैं। उसमें क्या हुआ, चूंकि बाला साहब ठाकरे जब डेथ किए तो उसका एक बेटा था उद्धव ठाकरे और दूसरा भतीजा था जिसका नाम था राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के बाद अगर शिवसेना में कोई था तो उसका नाम था राज ठाकरे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसकी मृत्यु के बाद पुत्र मोह समझते हैं, मतलब भतीजा से कम ही पावर या कम ही जो है प्रचलित था। उद्धव ठाकरे को बाला साहब की मृत्यु से पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन राज ठाकरे को हर कोई जानते थे। हुआ क्या, उनकी मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री या सारा चीज दे दिया गया अपना बेटा को, उद्धव ठाकरे को, तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे क्या हो गया, गौन पड़ गया। अब उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं है, वो भी नेता हैं, लेकिन ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं ये अगर विरासत राज ठाकरे को मिलता तो शिवसेना और ज्यादा आगे जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये ढंग से चला नहीं पाए, चाहे जो भी कारण रहा होगा उद्धव ठाकरे का, इसके पार्टी में ही गुट बन गया।
और इसके जो सबसे करीबी थे एकनाथ शिंदे, वही पार्टी के गुट को लेकर के अलग हो गए। तो ऐसा नहीं है, वो कैसे अलग हुए, उसकी सदस्यता क्यों है, तो वो 2/3 सदस्य को लेकर के गया। किसी भी दल बदल अधिनियम में पहले ये नहीं था। दल बदल अधिनियम में, दल बदल अधिनियम जो आया उसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी एक व्यक्ति जो पार्टी का अध्यक्ष है वो हीरो नहीं बन सकता है अपने पार्टी में। यानी पार्टी में जो भी बातें होगी, जो भी दिशा निर्देश आएगा, तो कम से कम 2/3 लोग उसके पक्ष में होना चाहिए। कोई अपना दादागिरी नहीं दिखाए उसमें। अगर कोई ऐसा दिखाता है तो एक प्रोविजन ये भी है कि अगर 2/3 उसके अगेंस्ट हो, 2/3 उसके अगेंस्ट हो, तो भी क्या हो, उसके हाथ से सत्ता जाएगा और जो मूल व्यक्ति है 2/3 जो है उसके पास वो जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। यानी मान लीजिए जैसे अभी आरजेडी में हिटलर शाही लेकर के आ जाए माननीय तेजस्वी यादव, और वो सब निर्णय अपने अपने से ही ले और कोई उसके बात को ना माने या कोई किसी के बात को नहीं माने, तो कहीं ना कहीं एक द्वेष पैदा होगा। और अगर टोटल का 2/3 निकल गया तो तेजस्वी यादव गॉन, मेन आरजेडी का किसके पास चला जाएगा, जो साइड होगा तब। तो देखिए दल बदल अधिनियम में क्या होता है यहां पे बताया। इतना बताने का मेरा कारण यही था कि आप थोड़ा सा दल बदल को समझिए। अब इसमें इस बात की चर्चा किया गया है, अगर कोई व्यक्ति जिस भी राजनीतिक दल में है और वो दूसरे पार्टी ज्वाइन करता है और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, मतलब अगर वो मंत्री है और वो दूसरे पार्टी, जैसे 100 में शामिल नहीं है, मात्र 99 लोग ही क्या, अब जैसे नीतीश कुमार उधर बच गया कितना, 93 और एक इसका 94। नीतीश कुमार अपने आप को साबित करेगा वहां 94 विधायक के साथ, और इधर वाला साबित करेगा 99 विधायक के साथ, तो नीतीश कुमार जीत जाएगा। लेकिन वही एक विधायक अगर इधर आ जाए, 100 इधर से और उधर 93, कोई मकसद है, कोई 93 तो ऑलरेडी उसके पास है ही। तो ऐसा ही इधर 2-4, चाहे आप महाराष्ट्र में देखे, चाहे आप MP वाला इशू देखे, कर्नाटक वाला इशू देखे, सब जगह यही कहानी था। जो आरोप लगाता था कि दूसरे राजनीतिक पार्टी को तोड़ रहा है। इवन यहां भी बीजेपी से अलग होने का माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्णय था, कहीं ना कहीं यही कुछ ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने के लिए मूल चीजें समझना होता है कि दल बदल अधिनियम होता क्या है। तो मोटा मोटी समझ लीजिए, अगर 2/3 राजनीतिक दल के सारे विधायक या संसद को लेकर के अगर आप निकल गए तो आपकी सदस्यता बनी रहेगी, और अगर 2/3 से आप कम हुए तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी। और अगर चाहे आप मंत्री हो चाहे संतरी हो, कुछ अगर दल बदल के कारण आप क्या हुए, दूसरे राजनीतिक पार्टी में गए और आपकी सदस्यता जब समाप्त हुई, सदस्यता क्या हो जाएगा, समाप्त हुई, तो आपका मंत्री भी क्या होगा, आपका मंत्री जो बने हुए हैं तो मंत्री का पद भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा था। दल बदल के कारण अगर आप दूसरे राजनीतिक पार्टी में जाते हैं, आपकी सदस्यता समाप्त होती है, तो आप विधायक हैं तभी तो मंत्री हैं, संसद है तभी तो मंत्री है। जब संसद ही नहीं रहे, विधायक ही नहीं रहे, तो आपका मंत्री रहेगा, तो आपका मंत्री पद क्या होता है, चला जाता है। दूसरा चीज देखिए, एक और यहां पे प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई सांसद हो या कोई मंत्री बिना मंत्री परिषद के हेड या उनको इन्फॉर्म किए लगातार 6 महीना, कहां 6 महीना, या तो मंत्री परिषद से 6 महीना, मंत्री परिषद से या सांसद या राज्य के विधानमंडल से, अगर वो क्या रहा, अब्सेंट रहा 6 महीना बिना किसी को इन्फॉर्म किए, तो उसका मंत्री परिषद की भी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है 6 महीना से ज्यादा आप 6 महीना कहे तो कभी कभी 6 महीना पूछता है, और कहीं कहीं क्या करता है, सॉरी 6 महीना 60 दिन, 6 महीना बोल रहे हैं, 2 महीना या फिर कहां है 60 दिन या फिर क्या 2 महीना, 2 माह। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन ही है, गलती से हम लिख दिए, नोट्स में देखिए, नोट्स में क्या है 6 महीना, देखिए लगता है गलती से लिखा गया।
60 दिन तक या 2 महीना तक अगर उपस्थित आप रहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो 6 महीना क्या होता है ना, वो होता है जब अगर आप किसी का सदस्य नहीं रहते हैं, हमने पहले बताया चाहे लोकसभा चाहे विधान राज्यसभा का, तो आप मंत्री बन सकते हैं। 6 महीना के अंदर आपको क्या लेना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी मंत्री परिषद सदस्य अगर 2 महीना या 60 दिन से ज्यादा बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, 60 दिन है ना। हाँ नहीं, वो एक पार्टी पर लगता है, गठबंधन पे नहीं लगता है। यहाँ तो सारे, जैसे एक पार्टी सिर्फ अगर जैसे इसमें बीजेपी शामिल है या फिर सिर्फ कांग्रेस में ऐसा हो सकता है, सिर्फ आरजेडी में हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि गठबंधन मिल करके ऐसा चला, नहीं। दल बदल मतलब हमने अपना दल, मैं मतलब आरजेडी से हूं, मैं जेडीयू से हूं, मैं कांग्रेस से हूं, तो मैं अपना दल बदलता हूं, ठीक है, के लिए 60 दिन है ना। गलत लिखा हुआ होगा, हम देख लेंगे। 6 मंथ में वो इशू था। 6 मंथ क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी जैसे विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, वो मंत्री बन सकता है और उतने के दिन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, सदस्यता लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे होता है 60 दिन या फिर 2 महीना। अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, सदस्यता चली जाएगी। देखिए दूसरा हमने यहां पे बताया था आर्टिकल 75 में, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक मंत्री परिषद, इसकी उस दिन भी चर्चा किए थे, मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होते हैं, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व एक क्या, सामूहिक रूप से, एक सामूहिक रूप से और दूसरा व्यक्तिगत रूप से। तो इस चीज को एक बार फिर से समझिए। देखिए हम बार बार चर्चा करते हैं कि जैसे सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, तो हमने यहां पे बताया था, पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि जब जो मंत्री बनता है वो लोकसभा में उसका क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अर्थात लोकसभा में जब बहुमत होगा तभी तो मंत्री परिषद बना रहेगा, और लोकसभा में बहुमत खत्म तो मंत्री भी उसका क्या, मंत्री परिषद ही खत्म। तो अगर सामूहिक सार्वजनिक रूप से मिलकर अगर बात किया जाए तो कोई भी मंत्री, कोई भी एक मंत्री सार्वजनिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होगा, सार्वजनिक, लोकसभा। क्यों, क्योंकि लोकसभा में उसका बहुमत है तो मंत्री परिषद बना है, और जब मंत्री परिषद बना है तो वही मंत्री है। क्लियर। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से चर्चा किया जाए तो यह किस पर निर्भर करता है कि वो मंत्री रहे या ना रहे, प्रधानमंत्री पर। वैसे सिस्टमैटिक देखा जाए, बीपीएससी पहले जब क्वेश्चन पूछा था, मैं नोट्स में मेंशन कर दिया हूं, बीपीएससी जब पहले क्वेश्चन पूछा था तो व्यक्तिगत रूप से आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने से नहीं हटा सकता है, मेन पावर प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन वो कहेगा किसको हटाने, राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहारिक रूप से मेन हीरो तो कौन, मेन हटाने का कौन, प्रधानमंत्री हुआ, तो प्रधानमंत्री ही बाद में इसका आंसर किया गया। अब देखिए यहां पे जैसे हम अगर ये कहेंगे कि हमने एग्जांपल दिया था कि हमारे गार्जियन हमको यहां रखते हैं, हमारा परिवार यहां रखता है, तो हमको पटना में रखेगा नहीं रखेगा ये किस पर निर्भर है, परिवार पर। परिवार पैसा देगा तो हम रहेंगे। तो सामूहिक रूप से हम किस पे हुए, उत्तरदायित्व, परिवार। लेकिन परिवार का अगर किसी एक व्यक्ति की बात किया जाए तो कौन देते हैं, तो अगर फादर पैसा देते हैं तो वो पैसा बंद करेंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। और अगर व्यक्तिगत रूप से चर्चा किया जाए तो किसके प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति। लेकिन अगर राष्ट्रपति भी उत्तर दिया जाए तो वो भी राष्ट्रपति भी उत्तर क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो यही कुछ कार्य हैं, यही कुछ उपबंध था 75 में, आर्टिकल 75 में, जो आपको जानना जरूरी था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन में क्या है, 91वां संविधान संशोधन में इस बात की चर्चा किया गया है कि मंत्री परिषद का आकार मैक्सिमम टोटल लोकसभा सदस्य या राज्य के विधानसभा सदस्य का कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होगा। क्या संविधान संशोधन में, 91वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया। ठीक है,
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि गठबंधन की सरकार उसके बाद आना शुरू हुआ। अब तो गठबंधन की सरकार ही चल रही है, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में से किसी न किसी को मंत्री बनाने के चक्कर में क्या हो रहा था, मंत्री परिषद का आकार बड़ा हो रहा था। जब मंत्री परिषद का आकार बड़ा हो रहा था तो वित्त व्यवस्था भी तो कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा बोझ बन रहा था, है कि नहीं। चलिए, तो यही सारी चीजें हो गई। क्या ये क्या लिखना है, मटेरियल नहीं है आपके पास, तो फिर क्या दिक्कत है। वाह, अपना शॉर्ट बनाइए। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा एक चीज और, मंत्री परिषद की जब चर्चा करें, इसी में कहां चला गया, नेक्स्ट कैसे होगा इधर। हाँ, अब देखिए मंत्री परिषद में इसके वेतन भत्ता, हमेशा एक चीज याद रखिए, हमने पहले ही चर्चा किया, प्रधानमंत्री का अपना कोई वेतन नहीं होता। उसको किस रूप में वेतन मिलता है, सदस्य के रूप में, है ना, एज ए सांसद के रूप में। तो उसी तरह से मंत्री परिषद का भी वेतन होता है, एक सांसद के रूप में मिलता है। एक सांसद को जितना वेतन मिलता है उतना ही मिलता है, लेकिन इसके अलावे अपने कार्य क्षेत्र, अपना जो क्षेत्र होता है लोकसभा क्षेत्र, या उस पर खर्च करने के लिए विशेष पैसा दिया जाता है, और समय समय पे ये परिवर्तन भी होते रहता है। ये सब कोई डिफाइंड नहीं है। अगर कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछा दिया जाएगा प्रधानमंत्री का वेतन या मंत्री परिषद के किसी सदस्य का वेतन होता है 5 लाख 10 लाख पर महीना, तो नहीं, अगर वहां पे ऑप्शन होगा एक सांसद के रूप में, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक सांसद के रूप में ही आपको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद थोड़ा सा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, 75 हो गया, अनुच्छेद 77, 78, 78 और 88, इन सब चीजों पे थोड़ा सा देख लेना है। वैसे आर्टिकल 77 में क्या कहा गया, आर्टिकल 77 में कहा गया भारत सरकार द्वारा, देखिए आर्टिकल से बस थोड़ा सा समझ लीजिए, कभी कभी पूछा जाए, मतलब इस बात की चर्चा, वहां नोट्स मत देखिए, चीजों को पहले समझिए। जो बात हम कह रहे थे वही बात 77 में क्या कह रहे थे, कार्य करने का मेन प्राधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, है ना। मतलब कार्य करने का मेन प्राधिकार संविधान किसको देता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके माध्यम से काम करेगा, तो इसी बात की चर्चा किया गया है इसमें। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, मतलब जितना भी कार्य सब राष्ट्रपति के नाम पर होता है, कोई भी करता है। जैसे याद कीजिए, राष्ट्रपति में एक चीज हम बताए थे, भारत सरकार का कोई भी मंत्री अगर विदेश दौरा पे जाएगा, कहीं पे कोई संधि होगा, तो भले राष्ट्रपति महोदय वहां जाए या ना जाए, लेकिन वो कार्य किसके नाम पर होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से गांव में आप जाकर के किसी को पीट दिए, आपको नहीं जानता है, लेकिन केस किसके नाम से होगा, केस मतलब वो पुलिस वाला केस नहीं, आएगा आपके घर में फलनमा का बेटा मारा, तो अंतिम रूप से जिम्मेवार कौन होगा, आप किसी को कितना पीटते हैं या कितना कम पीटते हैं। ये वाला मूवी देखे थे, कौन सा, हाँ, कौन सी अंग्रेजी नाम बोलते हैं आप, हिंदी नाम बोलिए। अरे जिसमें 2 लड़की कुश्ती करती है, दंगल। तो दंगल में क्या करते हैं, वो दोनों गीता बबीता, है ना। तो आपका बबीता नहीं आई है, अच्छा वो नहीं आती है, तो वहां पे आती थी ना, कौन बोले थे, कल से लाइएगा, बोलिएगा संजय सर का स्पेशल अधिकार है ना। तो गीता बबीता जो होती थी पकड़ के पीट दिया, तो केस किसके पास आया, तो जितना भी कार्य होता है वो सारा का सारा कार्य राष्ट्रपति के, मतलब मंत्री परिषद जितना भी कार्य करते हैं, मंत्री परिषद के द्वारा जितना भी कार्य होता है, सारा का सभी का सभी कार्य किसके नाम पर होगा, तो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा, राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। तो इसी बात की चर्चा है आर्टिकल 70, बाकी उतना पढ़िएगा तो वही चीज है। ठीक है, 78 में क्या देखिए क्या किया गया, प्रधानमंत्री का कर्तव्य दिखाया गया इसमें।
पीएम का कर्तव्य। अब पीएम का कर्तव्य क्या होगा? तब पीएम का कर्तव्य होगा, जैसे एक व्यक्ति को अपना मंत्री परिषद थी, अपना मंत्रालय का हेड था, लेकिन प्रधानमंत्री सारे मंत्रालय का हेड था। चाहे प्रधानमंत्री का कर्तव्य बोलिए, चाहे फिर मंत्री परिषद का कर्तव्य बोलिए, बात तो एक ही ना है। तो इसी की बात की चर्चा इसमें है। आर्टिकल 88 में क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 है। आर्टिकल 88, अच्छा सिस्टमैटिक नहीं होता है, सिस्टमैटिक 66 तक था, ये चीज समझ लें। 88 में एक बात की चर्चा है। देखिए, कोई भी जब सेशन चलता है, विधि बनता है या कुछ भी होता है, तो जो मंत्री होते हैं, यानी कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, उस सेशन में भाग लेगा, बैठेगा, बोलेगा, लेकिन वोट देने का अधिकार है? ऐसा ही चीज था महान्यायवादी के संदर्भ में, था ना। लेकिन महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते थे, ध्यान रखिएगा, संसद के सदस्य नहीं होते थे। लेकिन इसमें जो मंत्री परिषद की बात आती है, तो इस बात की यहाँ पे 88 में चर्चा रख सकते हैं आप कि कोई भी मंत्री जब सेशन में भाग लेगा, बैठेगा, बोलेगा, लेकिन क्या करने का अधिकार नहीं है? वोट देने का अधिकार नहीं होता है। तो यही थोड़ी बहुत चर्चा हमने जो अभी तक भूमिका में किया वही था, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं मेनली रूप से मंत्री के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, ठीक है। मंत्री के प्रकार, यहां तक किसी को कोई डाउट था? कुछ नहीं था, था ही कुछ नहीं तो डाउट कहां से होगा, हकीकत है ना। अब देखिए यहां पे, अब मेनली रूप से हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद की संरचना चाहे मंत्री का प्रकार। मंत्री परिषद की संरचना, मंत्री परिषद की संरचना, समय है ना अभी, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए, भारत की संविधान में अगर हम मंत्री की चर्चा करें तो यहां पे मंत्री एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है। पहले समझिए, लिखिए नहीं, पेन बड़ी चलता है आप लोग का। दूसरा होता है राज्य मंत्री। देखिए ये सब चीजें जो है ना, मतलब बचपन कहे तो मतलब आप लोग की उम्र में जब हम थे, ठीक है, तो वास्तविक में भी लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री परिषद, ये फलना चिलना हमको समझ में आता नहीं था, है ना, नहीं आता था। इतिहास रट लेते थे, लेकिन ये चीज हमको पता ही नहीं चलता था होता क्या है। लेकिन इसके लिए आपको दो चीज जरूरी है। एक तो आप पढ़ लिए हैं बुक से, या हम जो पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर हो कि आप आसपास के घटनाओं से अवेयर हो, है ना। आसपास के घटना, जैसे कि मान लिया किसी राज्य में मंत्री परिषद से रिलेटेड या फिर कुछ, जैसे अभी चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने वाला है तो अभी आपको पता ही होगा क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। लेकिन ये चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव से पहले चुनाव का बिगुल बज चुका है, और वो क्या हो रहा है, 22 जनवरी, नाम सुने ना, क्या होने वाला है, क्या होगा बताइए, क्या होगा। आप अभी सोच, मतलब मीडिया खोल के बैठिए, हर जगह, है ना, मतलब हो क्या रहा है, ये भारत का लोकतंत्र परिवर्तित हो रहा है धर्मतंत्र में, है ना, धर्मतंत्र में। और ये उतना गर्त में ले जा रहे हैं ना भारत को, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लड़ाई तो छोड़िए, वो सब तो छोड़िए, मतलब इतना गर्त में ले जा रहा है कि आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते। आज अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, अगर वो जिंदा होते ना, तो बड़ा रोते कि हम ले जा रहे हैं, मोदी जी कहां ले जा रहे हैं देश के। ये 11 दिन का कुंची कर रहा है, उपवास कर रहा है,
हाँ, मतलब हमको ये लगता है कि आज की पीढ़ी को आप यही बताइएगा, हाँ, कि अगरबत्ती जलाइए उसी से हो जाएगा, वो IAS IPS बन जाएगा। एक बात बताइए, खुला कटाक्ष तो हम नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए अभी के समय में। अगर ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं तो इससे क्या विद्या आ जाएगा? या इसमें अगर लात मार देते हैं तो क्या विद्या चला जाएगा? अब बताइए, 91वां संविधान संशोधन हम आपको पढ़ाए हैं, अब 4 बार बुक को लात मारी हमारे नोट्स को, क्या भूल जाइएगा? और रिवीजन नहीं कीजिए, 10 बार पैर लगिए, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा? कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ, ये 21वीं सदी है, दुनिया कहाँ जा रहा है? पर कैपिटा इनकम उतना हम कर रहे थे ना, श्रीलंका ये हो गया, क्या स्थिति था श्रीलंका, देखिए अभी पर कैपिटा इनकम में हमसे ज्यादा है। बांग्लादेश हमसे बाद में आजाद है, 71 में आजाद हुआ, अब वहां देखिए पर कैपिटा, हम कहाँ ले जा रहे हैं? धर्म के नाम पे जो बूटी दिया जा रहा है ना अभी हमारा नेताओं के द्वारा, भारत को एकदम गर्त में ले जा रहा है। और भारत को पीछे करने में, बर्बाद करने में सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो वो क्या, कौन है? हमारे मतलब हमको तो ये लगता है कि चलो जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो नहीं समझता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी, जैसे कल 5000 साल के बाद राम लल्ला पहुंचे अपने, इससे पहले कहां थे? नाली में कहां थे? मतलब सोचने वाली बात है ना, कहां थे? कहां थे? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहां थे? और ये सारा का सारा काल्पनिक कहानी है। रामचरितमानस पे ही ना बनाया है रामायण। रामचरितमानस कब लिखा गया? तुलसीदास कब के हैं? अकबर के समय में ना, अकबर के समय। और उसमें हम मान रहे हैं आज, मतलब क्या दे रहे हैं? खैर ऑन कैमरा है तो हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बोलिए। हाँ हम इस तरह से सपोर्ट भी कर रहे हैं, हाँ, तो आप इसको अंधविश्वास क्यों माने? रखिए उसका विश्वास, लेकिन इतना नहीं रखिए, मतलब विकास करने की बजाय हम कुछ और रास्ता अपना रहे हैं। तो वही तो हम बोल रहे हैं, अभी तक तो यही ना बोल रहे हैं। और आप ही लोग में से हैं कि खूब बढ़िया से स्टेटस लगा रहे हैं, गाना लगा रहे हैं, क्या हमारे भगवान पधारे हैं, है ना? या नहीं नहीं, आप लोग लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम ना है यहाँ पे, हम आपके दिमाग में सच्चाई डाले हैं। वो हमारे जो आसपास रहे, हमको अपने ग्रुप में, हमारे जो ग्रुप हैं उसमें कहता आप एक अलग इंसान हो गया, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हिम्मत है ना, आप बहुत दान पुण्य का काम करते। जैसे हमने कल, हम तो ये भी आप लोग से बोले कि हम अभी इतना ठंड पड़ रहा है, आप 50-50 जमा करो ना, 100-100 जमा करो, 2000 तो जमा होगा ना। 5 लोग गरीब को अगर आप कंबल बांट दिए तो ठंडा में बचेगा, उससे बड़ा पुण्य क्या है? हमारा तो अभी वेतन भी नहीं आया, हम जाकर के गरीब आदमी को कुछ कुछ किए, तो आप लोग भी करो ना। ये जो आप इतना इतना मतलब इतना लंबा चौड़ा अगरबत्ती जा रहा है, इतना लंबा चौड़ा ये जा रहा है, वो जा रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी भी समझिए, हम हमेशा 2 बात बोलते हैं, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं धर्म को मानता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन हम अंधा भी नहीं है, अंधा भी हम नहीं है। कोई अगर हमको कहेगा कि बाबू तुम गाय का मूत्र का पी लो, तुमको नौकरी लग जाएगा, तो हमारा दिमाग आएगा वो मूत्र है गाय का, है ना? तो हमारे नौजवानों और नौजवानियों वहां से निकलिए। आपको यही इसी अंधविश्वास और डरा करके आपको गुलाम बना के रखा गया है। आप वहां से निकलिए, उसका विरोध कीजिए। माँ बाप तो हमारे अनपढ़ थे, हम यही लेक्चर माँ के सामने देंगे तो मारेंगे खींच के, है ना? तो निकलिए इस चीज से
किसी किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन हमको क्या फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। हम जैसे हैं हम वैसे हैं, ठीक है। तो ये 22 जनवरी एक काला दिवस के रूप में होगा भारतीय लोकतंत्र पे। अरे उतना पैसा आप खर्च करो ना यार एजुकेशन पे। आपको पता है भारत में किस हद तक गरीब लोग, अगर आपको देखना है ना तो आप रात 11 बजे रोड पे निकलिए, आपका आत्मा कांप जाएगा, आपका रूह, अगर आप वास्तव में इंसान है ना तो आपके रूह के अंदर ना एक ये लगेगा कि हम खोल के दे दें। और ऐसा कुछ कीजिए। भगवान, अगर आप जिस भी भगवान को मानते हैं तो हमेशा एक बात कहते हैं, एक दूसरे को मदद करो, और वास्तव में जिसको मदद की जरूरत है उसको, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। आप लोग से भी अपेक्षा है कि ठंड है, बाहर निकलिए, कुछ काउंट कीजिए, अपने में 100-50 रुपया जमा कीजिए, यही काउंटर पे जमा कर दीजिएगा सब लोग, ठीक है। सब लोग जमा कर दीजिएगा जितने लोग हैं, और प्रेरणा के स्टूडेंट के नाम पे आज रात या कल रात हम फिर से कंबल वितरण किया जाएगा। आप लोग में से कुछ लोग आ जाइएगा, जितने लोग भी आना चाहेंगे। ये होगा पॉजिटिव काम। ये अगरबत्ती 51 रुपया दिखा करके उससे तो अच्छा ना काम होगा, है ना। तो इतना तो पता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो कभी गलत नहीं करेगा, है ना। तो 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी मतलब है ना, गुड। चलिए, राज्य मंत्री, उप मंत्री, चलिए अब यहां पे आते हैं। दिमाग फ्रेश हुआ और सही बात था। देखिए यहां पे जो एक अलग से होता था, सचिव नाम था इसका, उप मंत्री, संसदीय सचिव, लेकिन ये 67 के बाद से नहीं होता। देखिए मुख्य रूप से 1 2 3, अच्छा इसको अगर बांट दिया जाए तो एक जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री ये होता है स्वतंत्र प्रभार का, स्वतंत्र प्रभार। और दूसरा जो राज्य मंत्री होता है वो सहयोगी होता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। अब देखिए जितना भी मंत्री होता है, अच्छा इन सारे मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद में कितना प्रकार होता है? तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स है, तो सारे स्टूडेंट को हम कह सकते हैं ना स्टूडेंट्स ऑफ प्रेरणा, है ना। अब इसी में हम बांटेंगे पढ़ने के आधार पे कि पढ़ने में सबसे ज्यादा तेज कौन है। तो हम तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हमको तो पता है। तो हम कुछ लोगों को बांटेंगे जो सबसे ज्यादा तेज है, और उसी के आधार पे हम उसको क्या देंगे? सम्मान। हमारे यहाँ एक ही चीज होता है, हम जो ज्यादा पढ़ने में तेज होता है उसको ज्यादा सम्मान देते हैं, मानते हैं कि नहीं? भले ही आप लोग रो लीजिए, लेकिन हकीकत बात है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ने में तेज होता है उसको सम्मान, और स्टूडेंट की नजर में वो होना भी चाहिए, टीचर की नजर में होना भी चाहिए। और जो नहीं पढ़ने वाला, आप खूब जो है ना बड़ाई मेरा कीजिए, संजय सर इतना पढ़ाते हैं, हमको कुछ नहीं पढ़ने वाला। हकीकत ये होता है। यहाँ पे जो मंत्री को बांटा गया है, जिसमें पहला कैबिनेट, तो इसका मेन जो आधार होता है वो होता है पावर। किसको कितना पावर दिया गया, किसको कितना स्वतंत्र प्रभार दिया गया, किसका कार्य क्षेत्र कितना ज्यादा है, ठीक है। जैसे एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर में क्या अंतर है? तो कांस्टेबल को एक सीमित कार्य है, इंस्पेक्टर को ज्यादा है। एक इंस्पेक्टर और डीएसपी में क्या अंतर है? तो इंस्पेक्टर से ज्यादा पावरफुल डीएसपी है, इसलिए क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र ज्यादा है। अब डीएसपी और एसपी में क्या अंतर है? मतलब इसी तरीके से। तो मंत्री की बात किया जाए तो सबसे जो पावरफुल जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो पावर होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री के पास। मंत्री परिषद में जो सबसे ऊपर लेवल का मंत्री होता है वो होता है कैबिनेट। इसके पास क्या क्या अधिकार होता है? तो 2-3 चीज होता है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय इसके पास होता है, प्रमुख मंत्रालय इसी के पास होता है, सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका नहीं। जैसे 2-3 चीजें इसमें क्या होता है, सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जैसे गृह मंत्री, वित्त, रेलवे,
शिक्षा इत्यादि। मतलब सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है वो क्या होता है, वो इसी के पास होता है, कैबिनेट मंत्री के पास होता है। जैसे हमने क्या कहा, गृह, वित्त, शिक्षा, रेलवे, ये सब। अब जैसे अभी के समय मान लीजिए अगर वित्त मंत्रालय, वित्त ही नहीं होगा तो कुछ चलेगा? नो मनी नो रेलवे। महत्वपूर्ण, आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर भारत में एक दिन रेलवे बंद हो जाए तो क्या होगा? एजुकेशन कितना बड़ा, उसी के मामले में मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है उसका ये हेड होता है, वो सारा कैबिनेट मंत्री के पास होता है। और ये अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं होता है। सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इस मामले में ये सबसे अपर लेवल के मंत्री होते हैं और सबसे ज्यादा पावर इसी को दिया जाता है। और जब पावर मिलता है तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है। इसकी संख्या लगभग जो है कितना से कितना होता है, 15 से 20 के आसपास या 20 से 25 के आसपास होता है। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो कैबिनेट मंत्री में कौन कौन, जैसे वित्त मंत्री, सेंटर में वित्त मंत्री कौन, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, विदेश मंत्री, हाँ, शिक्षा मंत्री, नहीं पता, रेलवे मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री। तो इतने जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो सारा का सारा कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबसे ऊपर कौन है? उसके बाद देखिए दूसरा जो मंत्री होता है वो होता है राज्य मंत्री। दूसरा जो होता है, इसलिए देखिएगा फलना स्वास्थ्य राज्य मंत्री, तो एक तो ये हो गया। अब देखिए राज्य मंत्री में 2 प्रकार के राज्य मंत्री होता है। एक राज्य मंत्री वो जो अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार, मतलब अपने स्तर से ये निर्णय ले सकता है, इसके ऊपर कोई नहीं होगा, मतलब अपने विभाग का ये निर्णय ले सकता है, उस निर्णय में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और एक राज्य मंत्री वो होता है जिसके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है, स्वतंत्र प्रभाव। अब जैसे देखिए इसने हमने 15-20 के आसपास जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हमने जो कहा वो सारा महत्वपूर्ण मंत्रालय इसके पास दे दिया गया। इसके बाद जो सेकेंड स्तर का जो मंत्रालय मतलब कम महत्वपूर्ण है ना, कम महत्वपूर्ण, जैसे कि मान लिया जाए खेल मंत्रालय भी कैबिनेट के अंतर्गत आता है। जैसे और छोटा छोटा कोई नया कोई मंत्रालय आ गया, जैसे कपड़ा मंत्रालय, वो भी हालांकि इसी में है। और कोई छोटा, जैसे आप देखिएगा ना मंत्री परिषद का लिस्ट देखिए, हाँ इस तरह का अल्पसंख्यक या और छोटा छोटा कोई भी मंत्रालय हो गया जिसपे कि मतलब इन सब से क्या कम हो, तो वैसे वैसे मंत्रालय राज्य मंत्री के पास होता है और उसको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इसलिए कई बार देखिएगा, अच्छा कभी कभी इसके अंतर्गत भी कुछ ऐसे राज्य मंत्री होता है इसके अलावे, जैसे कभी कभी जाइएगा तो पता चला राज्य अल्पसंख्यक मंत्रालय, मतलब राज्य अगर उसको अंतर्गत लग गया, राज्य लग गया तो समझ लीजिए कि कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि इस राज्य मंत्रालय के अंतर्गत है, लेकिन इसके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। तो दूसरा मतलब 1 नंबर का है कह सकते हैं पावर में ये। दूसरा, तीसरा जो होता है ये भी, इसको भी राज्य मंत्री कहा जाता है, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार का नहीं होता है, अर्थात ये कहीं ना कहीं सहयोगी के रूप में होता है इसके या इसके, या फिर इसको जो काम दिया जाएगा उस काम में ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, कोई ना कोई होता है इसके साथ जो इसको क्या करता है, या तो गाइड करता है या इसके निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार रखता है, तो वो कहलाता है राज्य मंत्री, लेकिन स्वतंत्र प्रभार का नहीं। और सबसे लास्ट में जो चौथा, तीसरा या जो चौथा होता है वो होता है उप मंत्री। ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है, मतलब कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री इन सब के कार्यों में हेल्प करने के लिए कभी कदार अगर हो तो इसको विशेष प्रभार दिया जा सकता है, लेकिन ये मेनली रूप से क्या करता है, दूसरे मंत्री को, सुपर मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, ऊपर वाले मंत्री को क्या करता है, हेल्प करता है। तो यही 4 प्रकार के मंत्री हमारे यहां होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और मंत्री होते हैं, लेकिन उसका नाम मंत्री नहीं होता, उसका नाम है संसदीय सचिव। ये पहले होता था 1967 के बाद से ये पद लगभग समाप्त हो गया और अब लगभग ना के बराबर ही होता है। तो मुख्य रूप से हमारे यहां जो मंत्री होता है
उसका प्रकार है 3। थोड़ा गर्म पानी लाइए ना, ठीक है, रहने दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। राज्य मंत्री का 2 प्रकार, कौन कौन? स्वतंत्र प्रभार और स्वतंत्र प्रभार। अब देखिए यहां पे कैबिनेट का हिंदी क्या होता है? क्या होता है? अब देखिए मंत्री परिषद नामक वर्ड की चर्चा आर्टिकल कितना में? 74 में, है ना। लेकिन मंत्रिमंडल नामक वर्ड की चर्चा कहीं है? देखिए मूल संविधान में मंत्रिमंडल नामक वर्ड की चर्चा नहीं था। इसकी चर्चा पहली बार जब इमरजेंसी लगाया गया, आर्टिकल, इमरजेंसी कहे तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 लगाया गया। तो याद रखिए हम आपको बताए थे, लगाने के बाद पहले यह प्रावधान था कि एक बार मंत्रिमंडल से अप्रूवल लिया जाता था, है ना, मंत्री परिषद से। लेकिन उसके बाद 44वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया, बिना मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल इसका हिंदी क्या? बिना मंत्रिमंडल के सुझाव से, आदेश से स्वीकृत किए बिना क्या नहीं कर सकते? इमरजेंसी। तो पहली बार मंत्रिमंडल नामक वर्ड की चर्चा जोड़ा गया संविधान में, केमा संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। और किस संदर्भ में? आर्टिकल 352 लगाने के संदर्भ में, आर्टिकल 300। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल वर्ड कहां पर है, कहां पर इसकी चर्चा की गई है। तो कहां पे किया गया? कहां किया गया? 44वां संविधान संशोधन में पहली बार इस शब्द को जोड़ा गया, आर्टिकल 352 के संदर्भ में। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जबकि मंत्री परिषद नामक वर्ड की चर्चा 74। तो यही होता है मंत्री परिषद का। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि मंत्री परिषद मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स। और मंत्रिमंडल मतलब क्या? जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह, कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल। और सब मंत्रियों का क्या? तो कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, हर जगह, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बीच डिफरेंस क्या क्या होता है। तो आप यहीं पे बताइए क्या होता है। यानी हम कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह, मतलब 15 से 20। अब मंत्री परिषद सारे मंत्रियों का कह सकते हैं। मंत्री परिषद नामक शब्द की चर्चा आर्टिकल 70, मंत्रिमंडल नामक शब्द की चर्चा आर्टिकल केमा संविधान संशोधन द्वारा? मंत्रिमंडल मंत्री परिषद में कुछ मंत्रियों का समूह जिसके पास ज्यादा पावर होता है। जबकि अच्छा मंत्रिमंडल का आकार छोटा या बड़ा? छोटा। जबकि मंत्री परिषद का आकार कितना बड़ा? क्यों? क्योंकि उसमें सारे मंत्री शामिल होते हैं। और इस तरह करके मेन मंत्री परिषद, सरकार का मेन जो पावर वो किसके पास? मंत्रिमंडल के पास। अच्छा मंत्रिमंडल अंदर है किसके? मंत्री परिषद के। मंत्रिमंडल किसके अंदर है? मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के अंदर है? नहीं। तो यही सब कुछ आगे हम लोग इसका डिफरेंस देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा देखिए, ये हमने 4 प्रकार या 3 प्रकार जो मंत्रिमंडल का मंत्री परिषद का बताया, मंत्री का जो 3 प्रकार बताया, ये संविधान में इसकी चर्चा है। लेकिन कहीं कहीं व्यवहारिक रूप में एक और प्रकार के मंत्री होते हैं, हालांकि संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। और उस मंत्री को कहा जाता है, एक नाम दिया जाता है
ये चलेगा? दिखाई दे रहा है? काहे नहीं? जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो कैबिनेट मंत्री क्या? कैसे सवाल? जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इंदिरा गांधी क्या राज्यसभा से ही थे। देखिए होता क्या है कि इस 5 प्रकार 4 प्रकार का जो हम मंत्री बताए, तो उसमें मान लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा इन सब मंत्रिमंडल में सबसे ऊपर हीरो कौन? तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सबसे क्लोज कौन? प्रधानमंत्री के सबसे क्लोज कौन? उसके बाद ही जैसे जैसे होगा। तो कभी कभी क्या होता है, कई बार ये देखा गया, थोड़ा गर्म पानी हमको पिलाइए जी प्रमोद। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अच्छा मंत्रिमंडल में लगभग कितना हमने बताया सदस्य के आसपास 15 से 20। कभी कभी क्या होता है, व्यवहारिक में ये देखा जाता है कि कुछ ऐसे मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के सबसे क्लोज होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री कुछ भी निर्णय लेंगे तो वो कुछ मंत्रियों जो उसके पास होते हैं उसके सहायता से या उसके मतलब उससे बात विचार करके। जैसे वर्तमान में अगर हम इस प्रकार के मंत्री का चर्चा करें तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? जैसे प्रधानमंत्री के साथ एक अमित शाह गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, वित्त मंत्रालय 3 गो। सुषमा स्वराज कौन मंत्री? अच्छा सुषमा स्वराज बोल रहे हैं, ये स्मृति ईरानी। इसके अलावा एस जयशंकर। मतलब 5-7 ऐसे मंत्री हैं। तो पता है उसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है, और उसका नाम क्या है? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट। क्या नाम दिया गया? किचन कैबिनेट। जैसे होता है ना कि जैसे एक बोलचाल में कहा जाता है कि भारतीय घर में, किसी भी घर में जितने भी मेंबर होते हैं 20, 25, 30, उसमें किचन में कितने लोगों को अलाउ होता है? वैसे तो सबको होता है, लेकिन मोटा मोटी किचन में कोई खास लोग ही जाते हैं कि नहीं? जो खाना बनाने वाली होती है या फिर जो और कुछ लोग होते हैं। तो ऐसा कुछ कहा जाता है कि किसी परिवार में किचन में सारे लोग एंट्री नहीं कर सकते, मतलब खास लोग ही एंट्री करने का अधिकार उसमें होता है। उसी प्रकार से, लेकिन देखिए संवैधानिक रूप से यही 3 प्रकार का मंत्री है, 1, 2 और 3। आइए 2 को अलग। लेकिन किचन कैबिनेट क्या होता है? कुछ खास ऐसे मंत्री होते हैं जो हमेशा कोई भी निर्णय होता है तो उसमें प्रधानमंत्री उसको लगभग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखते हैं। तो इसी प्रकार का जो है मंत्रियों का प्रकार होता है। अब देखिए एक अगर हम खाका बनाया जाए तो हम सबसे ज्यादा पावरफुल कौन? 1 नंबर में। इसके बाद एक नंबर में पीएम, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में चौथा नंबर में, 5वां नंबर में, इतना। और एक और अब देखिए 1 नंबर में सबसे ज्यादा पावरफुल तो पीएम। इसको समझिए, ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर का हेड किचन। ऐसे लिखा था? कैसे लिखा था? ऐसे ही आप ही लोग ना जानते होंगे। किचन कैबिनेट। तीसरा मंत्रिमंडल या कैबिनेट। चौथा राज्य मंत्री। उसमें भी अगर चौथा को 2 भाग में बांटे तो स्वतंत्र प्रभार वाला और स्वतंत्र प्रभार वाला। 5वां
और छठा तो कितना प्रकार हो गया टोटल? तो ये 6 प्रकार के मंत्री के बारे में आज आप लोग पढ़ लिए हैं। ये है अभी का, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है। हाँ वाह, ये आदत अक्सर महिलाओं की होती है, जब उससे खाना मांगते हैं तो इतना ना भर के दे देगी कि दोबारा मांगना ना पड़े, है ना, दोबारा नहीं मांगना पड़े। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, आपको दोबारा देने में कष्ट होता है। मेरा मानना है कि कुछ जो उम्र होता है ना, अभी के समय कहाँ मोबाइल चला रहे हैं, अब कहते हैं बातें नहीं होता है सही, तो मोबाइल चलाते रहते हैं। अच्छा वही देख रहे हैं, हमको देखने से क्या फायदा। एक उम्र होता है जिसमें आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं और मन में वैसा सपना होता है। एक समय के बाद मन भी बूढ़ा हो जाता है ना, और वो उम्र अभी है आप लोग के पास। जैसे कितना घंटा पढ़ते हैं, ईमानदारी से बताइए, बताइए। 2 को हीरो, एक है खड़ा होइए, कौन है आप? एगो आप। कितना घंटा पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? श्रेया। कितना घंटा पढ़ते हैं, ईमानदारी बताइए? कम है क्लास की, इसका मतलब क्लास में आप बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, इसके अलावा 1-2 घंटा, 1-2 घंटा से काम नहीं चलेगा। ट्यूशन व्यूशन कहीं लेते हैं क्या? अच्छा, वैसे लोग बहुत आगे जाइएगा। वैसे लोग को हम बड़ा सैल्यूट करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना, अभी के समय में पता है बोझ बनना मतलब समझते हैं? कितने लोग जो पढ़ाई के लिए पेरेंट्स पे निर्भर है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं है पेरेंट्स पे निर्भर? हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्यूशन पढ़ाते हैं? कहाँ? कितने लोग? बाप रे, उतना? कभी हमको बुलाइए, हम भी पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। आप लोग जी ट्यूशन पढ़ाते हैं? अच्छा, ट्यूशन पढ़ा करके जो पैसा मिलता है उसको पढ़ाई में खर्च करते हैं कि कहीं घूमने जाते हैं? करते हैं। ये बहुत बड़ा बात होती है, ये छोटी मोटी बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बाकी के लोग नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ये भी नहीं है कि ये इनके पेरेंट्स नहीं दे सकते हैं, इनके पेरेंट्स भी दे सकते हैं। लेकिन ये बात को सोच लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं लगभग, हमको लगता है कि 5-6 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूं। नौकरी तो आज जा करके हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एकदम भरे पूरे परिवार से हैं, घर का इकलौता है, सब चीज क्या नहीं है, लेकिन अंदर से एक सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? हाँ, तो ये बड़ा चीज होता है। आज से 5 साल पहले भी मांगते थे, और आज जो मांग रहे हैं, शर्म नहीं आता है? उसमें तो माना, तो छोटे छोटे चीज का पैसा निकालते हैं ना अपने से, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है ना, यही तो हम बोल रहे हैं। अब 1 लाख रुपया लगेगा कहीं ट्यूशन फीस या कुछ, तो हम कहाँ से लाएंगे? अपना चलाने के लिए, मतलब पटना में रहने के लिए जो भी खर्च होना चाहिए वो आपको निकालना चाहिए। निकालते हैं? निकालिए। और आपको अगर ये लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पूरे दिन बैठ करके पढ़ने वाला पांडे यूट्यूबर ही रह गया, और चक्की चलाने वाला मनोज शर्मा आईपीएस बन गया। हम जब आप किसी काम में लगे रहते हैं ना, तो आपको लगता है कि टाइम निकालना पड़ेगा, और जिसके पास टाइम रहता है बोलता है टाइम है, तो आगे क्या होगा? समझे? तो हर किसी लोग, जिस दिन आपके अंदर ये आ गया कि हम अपने खर्च खुद निकालेंगे, समझिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, है ना। और ऐसे भी माँ बाप का पैसा कब तक खर्च करना? मजा तो तब आए जब पैसा अपना हो और खर्च माँ बाप करे, है ना। चलिए आएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिलेक्शन लेने के लिए नौकरी का वो जुनून आना चाहिए, और वो जुनून आपको आप आस पास देख करके या फलना बन गया है वो सबसे नहीं आता है।
वो जुनून, वो अंदर का जो आग लगता है वो तब लगता है जब आप मतलब खुद से, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा या पड़ोस वाले के कहने से भी कुछ नहीं होगा, आग अपने आप आपके अंदर लगना चाहिए। कैसे लगेगा नहीं लगेगा वो हर किसी का अलग अलग सिचुएशन होता है, क्योंकि जितने लोग भी सफल होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। ये तो सत्य है। 2-4% को छोड़ दीजिए कि शौक में बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग होते हैं, लगभग लोग होते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी होती है, और जब तक कहानी नहीं होगी ना तब तक मानते हैं कि नहीं। जैसे कई बार भी ऐसा होता है कि एक मूवी था ना, ये कौन टॉप किया था, कोई जो कहता हमारे सिलेक्शन के पीछे हमारी गर्लफ्रेंड के हाथ है, कोई था ना, कटारिया कोई थे, सुरेंद्र कटारिया, अच्छा कनिष्क कटारिया। कुछ लोग वैसे भी होते हैं। अब कुछ लोग एकदम जबरदस्त देवदास बन के आपको घूमते नजर आएंगे, और देवदासी भी है ना। और अभी के समय में तो एकदम सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्शन करता है अभी के समय में मोबाइल है ना। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट उससे क्या हो जाएगा, कुछ होगा कुछ नहीं। आपके अंदर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, उससे बात नहीं करेंगे तो हमारा दिन खराब हो जाएगा। कोची का दिन खराब हो, क्या वहां भगवान ब्रह्मा जी हैं? ऐसा होता है? नहीं होता है। वो आपको क्या करता है, इसमें सबसे ज्यादा फंसता है लड़का, हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम बार बार चर्चा करते हैं कि जितनी भी लड़कियां पटना में रह के पढ़ रही हैं वो अपने नहीं तो बाद बाकी वो लगभग सेटल ही है। उसको अभी भी पैसा मिलता है, बाबूजी देते हैं ये करने के लिए, एक समय के बाद कोई और देगा ये करने के लिए। आपको कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? बाबूजी कब तक पूछेंगे? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने आप को पहचानिए, ऐसा सब चिड़िया कौवा मैना के चक्कर में नहीं पड़िए, और चिड़िया लोग भी समझ लीजिए कि कौवा कुकुर के चक्कर में नहीं पड़िए। और एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन आप सफल हो जाइएगा उस दिन आप कितनों आपको लगा कि हमने कुछ गलत किया है या ये किया है, मतलब मुझे नहीं मानना, मेरा नहीं मानना है कि ये सब चीजें गलत होती है, बस अपना थोड़ा सा एक लिमिटेशन होना चाहिए, बाकी सब सही होता है। लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मेरे गांव में अब तक का सबसे ज्यादा पढ़ने में ढिमाठ, नालायक, मतलब जिस एक लड़का को जय नाम दिया जाता है वो सब कुछ, ऐसा कह सकते हैं, सुन सकते हैं। आप कल्पना कीजिए वैसा लड़का इस बार +2 का टीचर बना और सबके मुंह पे ना एकदम जबरदस्त थप्पा मारा, जैसे भी बना वो गजब का जो है। और कितना उम्र में? 40 साल, लगभग 39-40 साल की उम्र में। ऐसा भी हो सकता है, मतलब गांव में हर किसी को आश्चर्य लगा। तो आपके अंदर वो खूब जो है ऊर्जा है, बशर्ते आप सुगा मैना के चक्कर में ना लगा के सही जगह लगाइए। हम हमेशा बोलते हैं आप वैसे लोगों को दोस्त बनाइए जो खुद भी सफल हो और आपको भी सफल बनाने का प्रयास करें। जरूरी भी है, क्योंकि ये जो जर्नी होता है, इस जर्नी में कितना बार आप टूटिएगा और कितना बार संभलिएगा इसका कोई निश्चित नहीं है ना। वो हमने खुद देखा है जिंदगी में, आज से नहीं, जो है 2018 से इंटरव्यू दे रहे हैं और आज भी हम खड़ा हैं और आपसे ज्यादा एनर्जी के साथ। इसके पीछे जरूरी नहीं कि कोई लड़की ही हो और ये होता है, सबसे बड़ी चीज होता है माँ, पिताजी। आज जब आपका फोटो आपके पिताजी, आपके माँ, आपके चाचा अगर गर्व से स्टेटस लगाता है तो इससे बड़ी बात कौन सी होती है ना। और उसके लिए सुगा मैना, चिड़िया मैना छोटी कुछ नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचानिए, अपने परिवार के कंडीशन को पहचानिए, और आपके पिताजी के उस सपने को देखिए। उसको कितना ताना मिलता होगा जब उसके साथ रहने वाला जो व्यक्ति काम कर रहा है, उसका बेटा नौकरी कर लिया और वो शान से बोलता है हमारा बेटा तो ये, और आपके पिताजी वहां पे शांत रहते हैं। उसको एक आशा है, जिज्ञासा है कि हमारा बेटा बेटी भी ऐसा करेगा। और हमारा बेटा बेटी क्या कर रहा है? अपने आप से पूछिए। जिस दिन आपके अंदर से ये जवाब आ गया खुद से पूछने के बाद, क्या हमने आज 100% दिया पढ़ाई पे, और आपके अंदर से निकल गया हाँ आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि आप या कोई भी अपने साथ चीट कीजिएगा तो सिर्फ आप ही जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। हमको क्या मतलब, 2 दिन आएंगे 4 दिन, माँ पिताजी को क्या पता। तो अपने आप को पहचानिए और दिल से पूछिए क्या हम सही कर रहे हैं, और दिल से अगर जवाब आए हाँ तो समझ लीजिए आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
क्लियर? तो आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा अंतर देखते हैं। मंत्री परिषद कई बार पूछा जाता है, मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और दूसरा मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, चलिए आप ही लोग बताइए अंतर, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर यह होता है कि मंत्री परिषद जो होता है एक नंबर में, वो क्या होता है? सारे मंत्रियों का समूह होता है। कह सकते हैं ना, ये क्या होता है? सारे मंत्रियों का समूह होता है। क्लियर? पहला अंतर। दूसरा, मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों का क्या होता है? महत्वपूर्ण मंत्रियों का समूह होता है। सही है ना? मंत्रियों का समूह होता है। क्लियर? दूसरा अंतर, मंत्री परिषद की बात करें तो इसका आकार इसका क्या होता है? लगभग 60 से 70। एक मोटा मोटी मैक्सिमम माने तो कितना? 15%। मोटा मोटी हम लोग देखते हैं 60 से 70, क्या 70 से 80 भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी देखा जाता है लगभग 60 से 70 होता है। अगर हम 15% वाला इशू यही छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम 15%। ठीक है, यहां नहीं दिखाई दे रहा है, वो देख रहे हैं नोट्स। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार क्या होता है? इससे छोटा होता है। लगभग इसमें कितने लोग होते हैं? मोटा मोटी 15 से 20। दूसरा अंतर ये हो गया। तीसरा अंतर अगर देखा जाए तो संविधान में मंत्री परिषद की चर्चा कहां पे? अनुच्छेद 74 में इस वर्ड का चर्चा है, मंत्री परिषद। और यहां पे आए तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कौन सा अनुच्छेद में ऐड किया गया इसको? 352 में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। 3 अंतर हो गया। चौथा अंतर बताइए। इसका अगर देखा जाए 1 2 3, इसका देखा जाए तो लगभग समय दर समय इसका क्या होता है? बैठक होते रहता है। बैठक होते रहता है समय समय पर, जरूरत पड़ने पर। इसका एक साथ बैठक पॉसिबल नहीं होता है। एक साथ बैठक पॉसिबल। ये सरकार का सबसे महत्वपूर्ण बॉडी में से एक बॉडी है, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ी या सबसे पावरफुल जो विभाग या मंत्रालय है वो इसका समूह होता है, और ये उसमें शामिल होता है। एक मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का पार्ट है, लेकिन मंत्री परिषद मंत्रिमंडल का पार्ट है नहीं होता। तो यही है दोनों में अंतर। जैसे 2-4 अंतर अपने से बोलिए। पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, इसमें देखिए क्या होता है, सरकारी कार्य करने तो कई बार देखा गया कि एक साथ बैठक नहीं, और इसका लगभग देखा जाता है हफ्ते 15 अभी आए हैं श्रीमान, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं। इसका बैठक कहीं ना कहीं क्या होता है? होते रहता है। समय और सिचुएशन के अनुसार इसका बैठक होते रहता है। तो यही था मोटा मोटी मंत्री परिषद और मंत्री मंडल के बीच अंतर। ये कई बार पूछा जाता है। 5 अंतर बताइए आप लोग। पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, पांचवा। चलिए, तो ये चैप्टर केंद्रीय मंत्री परिषद का चैप्टर यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें और कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, अब आपको लगा नहीं केंद्रीय मंत्री परिषद पढ़ने के बाद क्या लगा कि सर ये चीज बात तो आप राष्ट्रपतियों में पढ़ाएं, यही चीज बात आप प्रधानमंत्रियों में पढ़ाएं, और यही चीज बात, तो इसलिए तो हम कर रहे हैं। केंद्र की कार्यपालिका में सब शामिल है, सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये हम मंत्री परिषद पढ़ा दिए। आपके पास मटेरियल है मुख्यमंत्री का और राज्य का मंत्री परिषद का, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, पढ़ सकते हैं खुद से, सारा चीज यही है। थोड़ा बहुत अनुच्छेद जो है वैसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, यहां तो थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देंगे, कल उस सब चीज को फाइनल टच देंगे। हो सके तो कल से ही हम शुरुआत करेंगे पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट जो है, अच्छा, पार्लियामेंट की शुरुआत करें या उससे पहले हम पढ़ा दें पंचायती राज? अभी एग्जाम तो कोई है नहीं पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में 6-7 क्लास लग जाएगा, 4-5 को, कम से कम 4 से 5 क्लास से खींचने का प्रयास करेंगे, है ना। एक टाइम लिमिट भी है। एक वो महत्वपूर्ण चैप्टर बचा है जब, अच्छा, पार्लियामेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से, अमन जी छोड़ दीजिए, हो गया। हाँ, इसके बाद थोड़ा सा तदर्थ बचा हुआ, अच्छा नहीं, रहने दीजिए। पार्लियामेंट के बाद बचेगा राज्य का विधानमंडल, उसी के अकॉर्डिंग आसानी से हो जाएगा। चलिए, यहां पे कंप्लीट हुआ, इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट और। मंत्रिमंडलीय समितियां, मटेरियल निकालिए, इसमें हम ज्यादा लिखाएंगे नहीं। मंत्री मंडलीय समितियां, कैबिनेट कमिटीज को कहा जाता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, बाद बाकी आप लोग आराम से नोट्स में देख लीजिए। ये होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए। जैसे हम बार बार कहते हैं कि संविधान बनाया गया उन लोगों के द्वारा, तो अपना फ्यूचर देख करके, पास्ट के सिचुएशन, प्रेजेंट, फ्यूचर, लेकिन ऐसा कोई हो सकता है क्या कि आने वाला समय में क्या होगा 100% कोई श्योर हो जाए? ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि हमारे संविधान में कई ऐसा प्रावधान किया गया कि समय दर समय इसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, और संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग करते हैं। लेकिन इसी समय कुछ ऐसी भी संस्था की जरूरत पड़ती है, जैसे लगभग एक सिस्टम चलाने के लिए जितनी भी संस्था की आवश्यकता होनी चाहिए, संविधान में उसकी चर्चा है। लेकिन कभी कभी समय दर समय सिचुएशन बदलता है, तो कुछ और ऐसी संस्था महसूस होती है। उसी में से देखा जाता है, एक होता है मंत्रिमंडलीय समिति। यह समिति क्या होता है, तो कुछ लोगों की कमेटी होती है। इसकी चर्चा संविधान में, मंत्रिमंडलीय समिति नामक इसकी चर्चा संविधान में है। इसकी चर्चा संविधान में नहीं है। अर्थात आप इसको कह सकते हैं, मंत्रिमंडलीय समिति जो होता है वो क्या है, एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर मतलब समझे, जिसकी चर्चा संविधान में, अच्छा, संवैधानिक संस्था वो जिसकी चर्चा किसी न किसी पार्ट में, किसी न किसी अनुच्छेद में, किसी न किसी अनुसूची में हो, है ना, भाग में हो। संविधान मतलब इसको कह सकते हैं, यह एक क्या होता है, गैर संवैधानिक संस्था होता है, गैर संवैधानिक संस्था होता है, या इसे आप संविधानेतर संस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसका गठन समय समय पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, और प्रधानमंत्री ही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब इसका गठन क्यों किया जाता है, तो समय दर समय कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम, या लगता है कि नहीं इस विभाग पे, जैसे आपको पता होगा कि जब कोरोना नहीं आया था, तो उसके पहले का शासन व्यवस्था कुछ और था। कोरोना के बाद हमें कुछ और चीजें महसूस हुई,
क्या 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 बदलाव देखा गया? स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आए, है ना। जैसे कि अब देखिएगा तो वेंटिलेटर इन सब की संख्या लगातार बढ़ाई गई, मास्क वगैरह अब लोगों के दिनचर्या में शामिल हो गया। कोचिंग संस्था ऑफलाइन से ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आया। भारत के लगभग सिस्टम जो पहले ऑफलाइन चलता था वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन पे आना शुरू हो गया। हो सकता है 5 साल के बाद कोई और ऐसा तकनीक आए। तकनीक ऐसा है कि हम यहाँ पे रूम पे ही हैं, रूम पे एक मोबाइल ले लिया और ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं और यहाँ बोर्ड पे लाइव हो रहा है। ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा मेरे मन में हमेशा बच्चा में आता है कि हम मान लीजिए यहाँ पे हैं, मन में ऐसे दाब दिए, हम घर पहुंच गए घर। ऐसा होगा क्या? कभी हो सकता है? ये चीज हमारे मन में बहुत पहले आया कि ऐसे आंख बंद किए और क्लिक किए और पहुंच गए घर। आंख बंद किए पहुंच गए पापा के पास। ऐसा होता है? हा? अच्छा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, कोई सोचा होगा कि आज से मतलब जिस समय भारत या इस यहाँ पे मूल लोग निवास कर रहा होगा कि एक ऐसा सामान होगा जिसपे यहाँ बोलेंगे तो वहां सुन लेगा, तो क्या हम जो सोच रहे वो नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। क्या हम ऐसे क्लिक करें और पहुंच जाए वहां? हो सकता है ना। डोरेमोन डोरेमोन कौन है? अच्छा अच्छा, तो अभी वो है सब देखने का उम्र है? हे भगवान, डोरेमोन और वो सब भीम वही सब? अरे अब बड़ा हो गए हैं, अब कम से कम बदलिए। तारक मेहता ये सब का उम्र नहीं है। अब देखिए क्या डेली पढ़िए, ओनली आईएएस, है ना, न्यूज़पेपर, संसद टीवी, ये सब देखिए। अच्छा अच्छा, हम वेब सीरीज के नाम बताते हैं, हमेशा देखते हैं। राजनीति डर की कौन कौन देखे हम बताए थे ना। महारानी कौन कौन देखे रंगबाज देखे हैं, बिहार द चैप्टर देखे हैं, एस्पायरेंट्स देखे हैं, चक्रव्यूह देखे हैं, 12th फेल देखे हैं। कितने लोग जो 12th फेल नहीं देखे इसमें, ईमानदारी से बताइए। तो क्या देखते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? डोरेमोन देखते हैं। सब चीज देखना चाहिए। चलिए देखिए, ये जो समितियां होती है ये समय दर समय इसका चेंज होते रहता है। अब देखिए नोट्स निकालिए आप लोग, ठीक है। इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, ठीक है। नोट्स निकाले, देखिए लास्ट ले जाइए। देखिए गैर संवैधानिक संस्था है। अच्छा, 2 प्रकार की ये समिति होती है, एक होता है अस्थाई और एक होता है तदर्थ। अस्थाई मतलब एक बार जो समिति बन गया वो हमेशा के लिए काम करता है, और तदर्थ क्या होता है, कोई विशेष परिस्थिति के लिए बना है, विशेष उद्देश्य के लिए बना है, वो पूरा हो गया तो उसको समाप्त कर दिया गया। अभी इसकी संख्या अगर देखा जाए वर्तमान में तो देखिए पहले था 13, फिर बाद में 10 हुआ और 2009 8 कार्यरत है, ठीक है। और 8 में से सबसे देखिए महत्वपूर्ण, ये 8 कौन कौन है तो देख लीजिए। राजनीतिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति, आर्थिक मामले का मंत्रिमंडल की नियुक्ति, सुरक्षा संबंधी संसदीय, ये टोटल 8 में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 4 है। अब वो कौन कौन 4 है? पहला राजनीतिक मामले का, आर्थिक मामले का और नियुक्ति, ये तीनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और एक जो होता है संसदीय मामलों की समिति, इसका अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। तो ध्यान रखिएगा बस ये, ठीक है। और ये 4 महत्वपूर्ण है। लास्ट में देखिएगा कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जो सीएम भी रह चुके हैं, पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, नरसिंहा राव, एचडी देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये सब प्रधानमंत्री पहले बनने से पहले क्या थे ये सब? अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, कई बार चर्चा होता है उप प्रधानमंत्री का, ठीक है, उप प्रधानमंत्री। तो हमेशा याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री नामक पद की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। कई बार पूछा जाएगा, संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। यह पूरी तरीके से एक राजनीतिक पद होता है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री जो होता है डिप्टी सीएम, उसी तरह से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं होता है।
ये राजनीतिक पद इसलिए होता है, समझिए, राजनीतिक पद इसलिए होता है कि लोग जहां पे गठबंधन की सरकारें आती हैं, जहां पे लगता है कि नहीं हमारा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री तो है लेकिन एक उप मुख्यमंत्री, ये सिर्फ नाम, अंतर क्या होता है? अच्छा, उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री में, कैबिनेट में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आपके पास भी मान लीजिए 2 विभाग है, तो उसके पास भी 2 विभाग या 1 विभाग 3 विभाग, सिर्फ नाम दे दिया जाता है डिप्टी सीएम या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अभी तक टोटल 8 उप प्रधानमंत्री भारत में हुए। कौन कौन? देखिए यहां पे नाम होगा ऊपर, मंत्रिपरिषद के ऊपर है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू के समय, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के समय, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, BY चौहान, चंद्रशेखर सिंह, चौधरी देवीलाल, BP सिंह, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी। टोटल अभी तक 8 उप प्रधानमंत्री हुए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पूछ देगा, उप प्रधानमंत्री की चर्चा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है कहीं? नहीं है। तो यही था मंत्रिमंडलीय समितियां और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री परिषद। अमन जी बंद कर दीजिए। आज जो हमने कंप्लीट किया, इसके बाद से देखिए आपका जो राज्यपाल वाला जो नोट्स होगा उसमें राज्य का मंत्री परिषद होगा, आराम से आप उसे पढ़ सकते हैं। जैसे मंत्री परिषद को कहा जाता है, अगर देखिएगा सचिवालय, अच्छा ये जितना काम होता है ना जो हम बताए थे सारा मंत्री ऐसे करके, याद है ये वाला?